देखो बेटा बड़ा रेगुलर सवाल है कि उसने बोला है कि एक एन टर्म सीक्वेंस किया और देखो 2n² प्लस लिखा हुआ है, देखो n पर स्क्वायर आ रहा है ना, समझ जाना ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। देखो अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 3, n की जगह 2 पुट करूंगा तो आ जाएगा 9, n की जगह 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 19, n की जगह 4 पुट करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 33 आ जाएगा। इसने फर्स्ट 4 टर्म्स मांगी हुई थी सीक्वेंस की, मैंने निकाल ली। ये ज्यादातर चीजें पूछी जाने वाली हैं, ज्यादातर इस तरह चीजें पूछी जा सकती हैं, सही है ना। ये समझो अगर किसी के मार्क्स 13 मार्क का सवाल है तो 10 मार्क का सवाल है तो 2 नंबर तो इन्हीं चीजों को मिल जाते हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीजों के। बी पार्ट आपने सोचना है, बी पार्ट में बेटा इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंसेस 1, 7, 17 एंड 31। कह रहा है एक और सीक्वेंस है उसकी शुरू की 4 टर्म्स 1, 7, 17 और 31 है। मैंने अच्छा देखो ये बुक का सवाल है इसलिए इसने पूरा गाइड करा हुआ है, पास पेपर में इस तरह गाइडेंस नहीं दी हुई, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ गौर से देखिएगा। बाय कंपेयरिंग द सीक्वेंस विद इन पार्ट ए, कह रहा है इस सीक्वेंस को पार्ट ए वाली सीक्वेंस से कंपेयर करो। तो मैंने आमने सामने लिख दिया, मैंने ये जो हमारे पास 3, 9, 19, 33 था ना, ये देखो इसको nth टर्म के साथ सामने लिख दिया, और फिर ये जो हमारे पास दूसरे टर्म दूसरी पार्ट बी में सीक्वेंस लिखी थी उसको सामने लिख दिया। कह रहा है राइट डाउन दी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कह रहा है आपको इस सीक्वेंस की n टर्म पता है, इस सीक्वेंस के n टर्म नहीं पता तो आप निकाल के दिखाएं वो। तो एक तो ये होता है कि ये सेकंड पार्ट में 1, 7, 17 और 31, सर ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, गौर से चेक करो। 7 - 1 6, 10 - 17 - 7 10 हो गया, 31 - 17 14 हो गया, और डिफरेंस का डिफरेंस चेक करो, देखो ये 4 आ रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप यहां पर बेटा अगर गौर से देखो तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, तो सर इसकी एन टर्म निकालने का फॉर्मूला तो आपने बताया हुआ है हमें, सर हम उस तरह निकाल लेते हैं। बिल्कुल निकाल लें, मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आंसर आप देंगे बिल्कुल सही आएगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर इसकी एन टर्म पूछ रहा है आपसे, ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, आप बिल्कुल एन टर्म का फॉर्मूला लगाकर, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का एन टर्म का फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर कर दें, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। बस सर अयाज थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा बात बताने जा रहे हैं, अगर आप उसको समझ सकें तो। देखो बेटा इन्होंने जो बोला ना बाय कंपेयरिंग द सीक्वेंस, मैंने देखा कि भाई पार्ट 1 की सीक्वेंस और पार्ट 2 की सीक्वेंस, मैंने इनको कंपेयर करा, ऑब्जर्व करा। मैंने पार्ट 1 की सीक्वेंस पार्ट की टर्म 1 में 2 माइनस कर दो तो पार्ट बी की सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म में 2 माइनस कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म में 2 माइनस कर दो तो थर्ड टर्म आ जाएगी, फोर्थ टर्म में 2 माइनस कर दो तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो भाई nth टर्म में भी 2 माइनस कर दो तो पार्ट बी की nth टर्म नहीं आ जाएगी। तो 2n² प्लस 1 में देखो मैंने -2 करा, ये देखो 2n² -1 आ गया, 1 - 2 -1 होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बचने के लिए, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के एंड टर्म के फॉर्मूले से मैं बच गया। क्यों? क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग थी। मैंने ऑब्जर्वेशन में देखा कि हर पार्ट बी की सीक्वेंस तब आ रही है जब आप पार्ट ए की सीक्वेंस में 2 माइनस करा दो, हर टर्म में 2 माइनस करा दो तो पार्ट बी की सीक्वेंस बन जाएगी। तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन तो कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। एन टर्म में भी 2 माइनस करा दो, जब हर टर्म में 2 माइनस करें तो एन टर्म में भी 2 माइनस करा दो तो पार्ट बी की सीक्वेंस की एन टर्म आ जाएगी। 2n² प्लस में मैंने -2 कराया, देखो 2n² -1 आ गई। ऑब्जर्वेशन कैसे स्ट्रांग होगी? ऑब्जर्वेशन सिर्फ क्वेश्चन करने से स्ट्रांग होगी, और किसी वजह से नहीं होने वाली। देखो ये मेथड बेस्ड काम नहीं है कि मैं आपसे बोलूं बेटा ये फॉर्मूला रटो, ये सवाल पुट करो, उस फॉर्मूला रटो, ये सवाल पुट करो, नहीं, क्या आपको याद हो जाएगा, रट्टा लगा लोगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करें। ये सवाल आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का आता है, अब आप बोलोगे सर छोड़ देंगे, तो भाई 2 नंबर का सवाल है, लेकिन फॉर्मूला बेटा ये वाला यूज करेंगे, देखो ये वाला बेटा, देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला मैं कह रहा हूं। एक काम करता हूं मैं, ये पूरा आपके लिए फिर से
एक एहतमाम कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया, ये मैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस से भी कर सकता हूँ। अब एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर आप इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, और मैं एक फॉर्मूले से भी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है? हाँ सर है। इस पर देखो एन टर्म का फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो आप। तो इसमें देखो 2a बराबर हो गया 4 के, तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। 3a प्लस b बराबर हो गया 6 के। फर्स्ट फर्स्ट से कंपैरिजन होता है। हाँ? तो देखो अगर किसी ने बच्चे ने बोला 3 to the 6 प्लस b को 6, b की वैल्यू 0 आ रही है। और बेटा a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 1 के। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है जी, आप बस ये यहाँ पर पुट इन करते जाएं। ये देखो मैं टी एन इज इक्वल टू a की जगह 2n², b की जगह देखो बेटा मैं 0 पुट कर रहा हूँ आपके सामने, और c की जगह -1। देखो इससे भी वही आ रहा है आंसर, और ये देखो इससे भी वही आंसर आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, ये फॉर्मूले से आ रहा है। अब क्लियर हो जाएगा? ठीक है ना? तो इट्स ऑल ऑन यू कि आप किस तरह करते हो। अब देखो मैं एक और सवाल दिखाता हूँ। है तो सवाल बहुत पुराने साल से, रिसेंट ईयर में भी 2018 में आ चुका है। रिसेंट ईयर में आप पूछो तो ये सवाल, इस तरह का सवाल आया है 2018 या 19 में आया हुआ है सवाल इस तरह का। और ये सबसे पुराना सवाल मैंने खैर उठा के यहाँ पर रखा है ताकि आपको बता सकूं कि पास पेपर में ये आपको बोल नहीं है ना कि बाय कंपेयरिंग, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप कंपेयर करते हो या फॉर्मुले से कर देते हो, इट्स ऑल ऑन यू। मार्क्स इनके दोनों पे मिल जाते हैं आपको। तो मैंने ये देखा कि भाई अगर इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए कह रहा है, मैंने एन की जगह 1 पुट करा, फर्स्ट टर्म 4 आ गई, 2 पुट करा, सेकंड टर्म आ गई 3 पुट करा, थर्ड टर्म आ गई 4 पुट करा, फोर्थ टर्म आ गई। ये 1 2 3 4 टर्म्स आ गई जो उसने पार्ट ए में बोली हुई थी। इसके तो मार्क्स वो आपको आराम से दे देगा। आगे थोड़ा सा आगे आते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द अनदर सीक्वेंस इज, कह रहा है दूसरी सीक्वेंस उसकी फर्स्ट टर्म है 0 3 8 15। मैंने इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करा, मैंने ये तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। कैसे? 3 - 0, 8 - 3, 15 - 8, फिर 5 - 3, 7 - 5। ये देखो 2 आ रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो बेटा सेकंड डिफरेंस अगर कॉमन आ रहा हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहते हैं। हो गई बात? अच्छा सर ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, सर हम फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। बेटा फॉर्मुला तो हमने अप्लाई करके चेक कर लिया ना। अब जरा टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। अब देखो मैंने कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा मैं यही करता हूँ, अगर मेरे पास, मैं आप लोग को भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप चेक कर लें, अगर आपको लगे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस आप फॉर्मुले से कर लें। ठीक है ना? बट आप खुद देखोगे कि एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल है, और मैं इतनी वर्किंग करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये टेक्निक क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 0 लिखा हुआ है पार्ट बी की सीक्वेंस में। ये पार्ट बी की सीक्वेंस है, और ये पार्ट ए की सीक्वेंस है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 12, यहाँ पर 8, यहाँ पर 19, यहाँ पर 15। मैंने बोला दोनों सीक्वेंस में फर्क सिर्फ 4 का है। फर्स्ट टर्म में 4 माइनस करें, सेकंड टर्म में 4 माइनस करें, थर्ड टर्म में 4 माइनस करें, फोर्थ टर्म में 4 माइनस करें। तो हर टर्म में 4 माइनस कर रहा हूँ, तो अगले टर्म पार्ट बी की सीक्वेंस बनती हुई आ रही है। तो मैं एन टर्म में भी 4 माइनस कर दो, n² + 3 में -4, तो n² -1 हमारे पास देखो पार्ट बी की एन टर्म निकल कर आ गई विदाउट एनी लॉन्ग वर्किंग। मैंने सारी वर्किंग, इतनी बड़ी बड़ी वर्किंग नहीं करी मैंने। तो ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि बेटा ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट ऑब्जर्वेशन है। अच्छा मैंने सारी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे हुए, उसकी वजह ये कि अगर मैं सारे कर दूंगा तो आप लोग के लिए क्या बच जाएगा पास पेपर में। तो आप लोग बोलते हैं ना कैसे हम कैसे, हमें हमारी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी वो पास पेपर, आप फिर आप करेगा नहीं हो तो फिर आप मुझसे पूछेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1 3 6 10 15, और कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म्स उन्होंने दी हुई है,
मैंने बहुत शुक्रिया आपका, आपने फर्स्ट 5 टर्म्स दे दी। उसने बोला एन टर्म का फॉर्मूला भी दे दिया मैंने आपको, इसका भी हमने शुक्रिया अदा करा। और उसके बाद बेटा उसने बोला 19 टर्म अब आप निकाल के दिखा दें। तो देखो ये काम तो हमें आता है ना, एन की जगह 19 मैंने पुट कर दिया, 19 प्लस 1 20, 20 डिवाइड बाई 2 कर दिया, 10 10 11 19, 190 आ गया हमारे पास। पेपर 1 का सवाल था, कैलकुलेशन ऐसी नहीं थी कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, तो विदाउट कैलकुलेटर भी हमने आंसर निकाल दिया। दूसरी सीक्वेंस में देखो ये दिया हुआ है 3 6 10 15 21। अच्छा ये थोड़ा सा हाई लेवल ऑब्जर्वेशन है थोड़ी सी, इसीलिए मैं आपको बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास ये रास्ता खुला हुआ है अभी, कि अगर आपको ये 1 नंबर के सवाल में भी अगर आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं फॉर्मूले से कर लूं तब भी मुझे मसला नहीं है, 2 नंबर के सवाल में फॉर्मूले से कर लूं मुझे मसला नहीं है, लेकिन मेरा काम अभी यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन बताना है। तो देखो मैंने फर्स्ट टू टर्म के दरमियान डिफरेंस देखा, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। मेरे तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस जैसा लग रहा है, देखो डिफरेंस और डिफरेंस 1 आ रहा है, तो डिफरेंस और डिफरेंस क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट सेम आ रहा है, तो हमने बोला ये तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, मैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में लिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, टी एन कस टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, सारा काम कर सकता हूं मैं ये। तो दूसरा ये तो आप कर ही लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लिया, अगर आप करना चाह रहे हो तो इसी फाइल को देखते हुए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर तो ये लिखा हो। तो अब दूसरा ऑब्जर्वेशन वाला तरीका है, देखो ये देखो फर्स्ट 5 टर्म्स लिखी हुई है पार्ट ए की, और पार्ट बी की फर्स्ट 5 टर्म्स मैंने लिख दी। ये पार्ट ए की फर्स्ट टर्म, पार्ट बी की फर्स्ट 5 टर्म्स। मैंने बोला यार ये मसला जो अगर आप गौर से देखें, हाँ ये भी बड़ा अच्छा सवाल करा इन्होंने कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ए और बी पार्ट लिंक है, और हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं आपस में लिंक है। बिल्कुल सही बात है। अभी अगर आप रिसेंट के सवाल देखेंगे ना तो उसमें लिखा होगा वर्ड हैंस, ये बहुत पुराने सवाल हैं, लेकिन रिसेंट के सवाल में ना वर्ड लिखा होता है हैंस, ए लेवल्स में भी लिखा होता है, ओ लेवल्स में भी लिखा होता है वर्ड। ये समझ लो एक तरह से कीवर्ड है कि आप कभी भी हैंस का वर्ड देखें ना तो समझ जाएगा पिछले पार्ट से लेंगे, और अब इस वर्ड का यूज हो रहा होता है आपके पास पेपर्स में। मैं 2018 या 19 का जो सवाल बता रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है ये, सही ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अपने दिमाग में कैटेगराइजेशन करें। कैटेगराइजेशन कैसे करें कि यार अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लूं, या प्रैक्टिस अच्छी है मैं जरा देख लूं अगर काम बन सके विदाउट को फॉर्मूला, तो वो ये विद इन 2 to 3 मिनट्स की एक ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे मैंने देखा 1 के बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। मैंने देखा जो यहाँ पर टर्म 1 है तो 2 ऐड हो रहा है, टर्म 2 है तो 3 ऐड हो रहा है, टर्म 3 है तो 4 ऐड हो रहा है, टर्म 4 है तो 5 ऐड हो रहा है, टर्म 5 है तो टर्म 6 ऐड हो रहा है। तो मैंने बोला यार हर दफा कांस्टेंट नंबर तो ऐड नहीं हो रहा जिस तरह पीछे हो रहा था, तो वो तो बड़ा इजी काम था। मैंने बोला यार ये क्या चक्कर है, तो मुझे पता चला कि जो टर्म नंबर है ना उससे एक ज्यादा ऐड हो रहा है। गौर से देखो, टर्म 2 है तो 3 ऐड हो रहा है, टर्म 3 है तो 4 ऐड हो रहा है, टर्म 4 है तो 5 ऐड हो रहा है, टर्म 5 है तो प्लस 6 ऐड हो रहा है। जो टर्म नंबर है उससे एक ज्यादा ऐड हो रहा है, तो बेटा पार्ट बी की सीक्वेंस आ रही है। टर्म 1 में अगर आप गौर से देखो 1 में 2 ऐड हो रहा है, तो मैंने बोला टर्म 1 और टर्म 2 में, टर्म 1 में और इसकी टर्म 1 में फर्क है कि 1 में टर्म 1 है तो 2 ऐड हो रहा है, 2 है तो 3 ऐड हो रहा है, 3 है तो 4 ऐड हो रहा है। तो बेटा अगर n होगा यहाँ पर तो क्या ऐड होगा n+1। तो देखो पार्ट 1 की सीक्वेंस में n टर्म में, पार्ट 1 की सीक्वेंस में n टर्म में देखो मैंने ऐड करा दिया n+1। अब आपकी मर्जी, आप यूं रहना चाहें तो यूं रख लें, आपको डर लग रहा है मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो गलत हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन, आप यहीं पर छोड़ दें। उसकी वजह ये कि वो एटलीस्ट आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक कर लेगा और ये देख लेगा कि हाँ बच्चे ने ऑब्जर्वेशन करके काम करा है, इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अच्छे से मुराद आपको वो आपको आपसे इंप्रेस होगा ना एग्जामिनर के, यार इसने ऑब्जर्वेशन से काम करा है। तो अब अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं तो देखो ये 2 टर्म्स हैं, इनमें देखो n+1 कॉमन आ रहा है, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचा 1/2n और यहाँ पर बचा 1।
कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 बच गया जब n+1 कॉमन ले लिया मैंने पूरा ब्रैकेट। इधर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया n+2/2, ये हो गया n+1 n+2/2, ये हमारे पास की एंड टर्म आ गई। यानी ये जो पार्ट बी सी की सीक्वेंस थी इसकी एंड टर्म आ गई। और अगर आपको वेरीफाई करनी है, आपको जैसे मुझ पे यकीन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप एन की जगह 1 पुट करें फर्स्ट टर्म आ जाएगी, एन की जगह 2 पुट करें सेकंड टर्म आ जाएगी, एन की जगह 3 पुट करें थर्ड टर्म आ जाएगी, एन की जगह 4 पुट करें फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, और वेरीफाई करने का तरीका यही है कि आप एन की जगह 1 2 3 4 इस तरह पुट करें, आपका आंसर आता है। तो ये एक टाइप के सवाल हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करे, जिसका मैंने इजी और हार्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया आपसे। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाने वाला हूँ। देखो अगर मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर फर्स्ट टर्म है तो देखो 2 ऐड हो रहा है, 1 में 2 ऐड हो रहा है तो 3 बन रहा है। सेकंड टर्म में तो देखो 3 ऐड हो रहा है, 3 में 3 ऐड हो रहा है तो देखो 6 बन गया। सेकंड टर्म हो रहा है तो इसकी थर्ड टर्म है तो इसकी थर्ड टर्म में देखो 4 ऐड हो रहा है, 6 में देखो 4 ऐड हो रहा है 10 हो गया। फोर्थ टर्म है 10 तो देखो इसमें 5 ऐड हो रहा है तो 15 हो गया। फिफ्थ टर्म है तो देखो 15 में 6 ऐड हो रहा है तो 21 हो गया। एन टर्म है तो देखो n+1 ऐड हो रहा है तो हमारे पास n+1 ऐड कर दिया मैंने, बिल्कुल सही कहा। फिर n+1 देखो मैंने कॉमन निकाल लिया, दो टर्म्स थी ना एन की फॉर्म, ये देखो दो टर्म्स थी, n+1 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 1/2n और इसकी जगह बचा 1। कॉमन आया तो ऐसी बात है पूरी टर्म कॉमन आ गई तो इसकी वजह क्या बचेगा, 1 बचेगा। एलसीएम ले यहाँ पर n+2/2 हो जाएगा, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर n+2/2 हो जाएगा और n+1 n+2/2 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बोला था कि अब इन सवालात में ये वो सवाल आते हैं कि अब इसमें एक कंफ्यूजन होती है, जरा वो भी जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक्सरसाइज कर दूंगा। देखो बेटा एक होती है n टर्म n² - 5n, n रिप्रेजेंट द पोजीशन। सेकेंड टर्म निकालनी है, n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, -6 आ गया। वार्म अप, पहला क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन है कि बच्चों को आ गया भाई n का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर, 5 to the 10, 4 - 10 -6 हो गया। ये वार्म अप क्वेश्चन था, -6 आंसर आ गया, टर्म 2 निकल कर आ गई, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो इसने बोला हुआ है द pth टर्म, देखो p के साथ th लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर p भी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। p के साथ देखो th लगा हुआ है ना, इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि pth टर्म, p से मुराद यहाँ पर पोजीशन है। अच्छा सर, अगर p से मुराद पोजीशन है तो इस सीक्वेंस की pth टर्म इस पोजीशन पर, p पोजीशन पर जो टर्म की वैल्यू है वो 150 है। मेरा अच्छा कह रहा है वो पोजीशन यानी p की वैल्यू निकाल के दिखा दो। अब आप देख रहे हो, मुझे पता था ये n टर्म है, ये n टर्म है, मैं tn की जगह p नहीं लिख रहा, मैं n जहां पर लिखा हुआ है ना उसकी जगह p लिख रहा हूं क्योंकि p पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने n की जगह p रख दिया। जब सेकंड टर्म निकालना चाहते हो तो n की जगह 2 रखते हो, जब pth टर्म निकालने जाओगे तो n की जगह क्या रखोगे, p रखोगे। तो देखो बेटा मैंने pth टर्म निकाली, मेरी आ रही है p² - 5p और उनकी थी 150। तो मैंने दोनों सेम सीक्वेंस की pth टर्म थी, मेरी अननोन की फॉर्म में थी, उनकी नोन थी, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। 150 को राइट हैंड साइड लेकर -150, मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करी तो देखो p की वैल्यू 15 और -10 आ गई। अच्छा मिडिल टर्म मैंने स्किप कर दिया, मैंने किस तरह ब्रेक करी, मैंने सारे ब्रैकेट्स आपको स्किप कर दिए बताना, तो नाराज मत होइएगा बेटा, हमारा मेन फोकस अभी सीक्वेंसेस है। मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग पहले बता चुका हूँ तो इस वजह से मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा ये। ठीक है जी, तो हमारे पास देखो p की दो वैल्यूज आ गई 15 और -10। तो देखो मैं p की वैल्यू -10 एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा p रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को। अगर आपने ये आंसर छोड़ दिया ना तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। आप बोलोगे सर एक तो सही था ना, देख लेते वो लोग। नहीं बेटा, आपको वो देखना चाहते हैं कि आपको पता क्या है। तो आपको पता है कि पी पोजीशन है
तो पी की वैल्यू 14 15 नहीं हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव में होगी। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो मैं लिख देता, एक नेगेटिव में था एक पॉजिटिव में था, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाले को पिक करा, ये आपका आंसर। अच्छा अब देखो, ये डिफरेंस जानने के लिए मैंने, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल करा हुआ ना, देखो अब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इधर पी जो अननोन था वो एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखो यहाँ पर भी एक और अननोन की वैल्यू निकालनी है पार्ट बी में, लेकिन ये पोजीशन नहीं होगी, देखना खुद से। कह रहे एक और सीक्वेंस है, उसकी एन टर्म है 3n² माइनस के एन। तो के तो देखो यहाँ पर के के बारे में उसने सिर्फ अननोन कांस्टेंट ही है, के को उसने के टर्म नहीं बोला हुआ, के कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पर, तो के तो एक अननोन कांस्टेंट है। तो बेटा मैं जब बोलता हूँ ना कि उसने बोला हुआ एन टर्म इसकी ये है 3n² माइनस के एन, और खुद से बता रहा है फिफ्थ टर्म 55 है, तो ये जो सवाल में लिखा हुआ ना, ये हिंट दिया हुआ है उसने, ये उसने हिंट दिया हुआ है यहाँ पर कि हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन। तो देखो बेटा मैंने यहां पर एन की जगह 5 पुट करा, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म 75 माइनस 5 के, और उनकी फिफ्थ टर्म है 55, मैंने दोनों को सेम सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है, मैंने दोनों को आपस में इक्वेट करा, आई गॉट द वैल्यू के इक्वल टू 4। अब इधर के नेगेटिव आता, फ्रैक्शन आता, डेसिमल में आता, मैं सब एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि के की कोई वर्थ नहीं है सिवाय इसके कि वो अननोन कांस्टेंट है बस। अब अननोन कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जो उसने बोली हुई है, वो आ गई 4, आ गई यहाँ पर 4 रख दी मैंने यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा अब ये सवाल देखें आप, ये डिफरेंट टाइप का सवाल है, इसमें बेटा सीक्वेंस फ्रैक्शन में दी हुई है। तो बेटा अगर सीक्वेंस फ्रैक्शन में दी हुई है, और आप फ्रैक्शन में सीक्वेंस को देखोगे ना, तो आपको ये कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आएगी। सिर्फ सीक्वेंस को फ्रैक्शन में देखो, आपको समझ में आ रही, कोई सीक्वेंस समझ में आ रही है एज अ होल फ्रैक्शन, यानी इसको आप 3/4 पढ़ो पे 7/8, लेकिन अगर आप इसको न्यूमरेटर अलग देखो और डिनोमिनेटर अलग देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा सर देखें ऊपर 3, फिर 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19, सर ऊपर तो एक लीनियर सीक्वेंस चल रही है और डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर सीक्वेंस चल रही है। ठीक है ना। तो ऊपर, हाँ ये कह सकते हो कि ऊपर जो टर्म है उससे एक ज्यादा नीचे है, उसकी वैल्यू है, लेकिन ऊपर क्योंकि जो टर्म है वो भी तो आप देखो ना उसकी कोई सीक्वेंस में है कि नहीं है वो। तो न्यूमरेटर की सीक्वेंस और डिनोमिनेटर की सीक्वेंस अगर आप अलग अलग देखोगे तो आपको बात क्लियर होगी कि हमारे पास ये एक लीनियर सीक्वेंस है, इनके दरमियान डिफरेंस 4 4 का है। तो यहां पर बेटा अगर मुझे बोलता है नेक्स्ट टू टर्म्स निकालो, तो 19 मैंने 4 ऐड करा 23, 23 में 4 ऐड करा 27, 20 में मैंने 4 ऐड करा 24, 24 में मैंने 4 ऐड करा 28। ये हमारे पास बेटा दो फ्रैक्शंस निकल कर आ गए, जो नेक्स्ट टू टर्म की दो फ्रैक्शन थी मेरे पास निकल कर आ गई। अब वो आपसे बोल रहा है कि भाई इस सीक्वेंस की के टर्म देखो ना, के के साथ टी एच लगा हुआ है, इसका मतलब के रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, तो इस सीक्वेंस की के टर्म 1199/1200 है। कह रहा है के की वैल्यू निकाल के दिखाओ, के पोजीशन है यहाँ पर, के पॉजिटिव इंटीजर होगा वरना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने बोला यार सर ने तो बोला है कि भाई एज अ होल फ्रैक्शन देखोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी बात। तो मैंने देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया, दोनों लीनियर सीक्वेंस है, दोनों के लिए टर्म का फॉर्मूला सेम लगेगा। ए की वैल्यू यहां पर 3 है, बस यहां पर 4 है, डी की वैल्यू दोनों के लिए 4 है, एन की जगह दोनों में मैंने के रखा। देखो आपके पास यहां पर सिंप्लीफाई करने पर ए की जगह 3, डी की जगह 4, एन की जगह के रखने पर के टर्म आ रही है 4k-1, और यहां पर ए की जगह 4, एन की जगह के, और डी की जगह 4 रखने पर आपके पास के टर्म आ रही है 4k। ये आपके पास न्यूमरेटर की के टर्म है और ये डिनोमिनेटर की के टर्म है। आप इसको, आप अब ये जानना चाहते हो कि 119 के टर्म में न्यूमरेटर में 119 है, तो मैंने अपनी न्यूमरेटर की के टर्म निकाली और उनकी न्यूमरेटर की के टर्म निकाल कर आपस में इक्वेट कर दी।
मेरी केयर टर्म ये आ रही है न्यूमरेटर की, और उनकी 1199 आ रही है, दोनों को आपस में इक्वेट कर रहा है, यहाँ पर के किलो 300 आ रही है। डिनोमिनेटर की मेरी केयर टर्म आ रही है 4K, उनकी आ रही है 1200, दोनों को आपस में इक्वेट कर रहा है, के किलो 300 आ गई। दोनों से याद रखें सेम ही आएगी, अलग अलग नहीं आ सकती। तो सर क्या हम दोनों करें? नहीं बेटा, मेरी गुजारिश आपसे कि आप एक ही करें, दोनों नहीं करनी। दोनों तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ताकि किसी बच्चे को ये होता कि सर डिनोमिनेटर भी करके दिखा दें, आपने न्यूमरेटर से निकाल के दिखा दिया आंसर, तो मैंने इसलिए दोनों निकाल के दिखा दी, आएंगी दोनों सेम। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं न्यूमरेटर की एन टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे 4n-1, एन की जगह के की जगह एन रख दें। डिनोमिनेटर की एन टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 4n, के की जगह एन रख दें। तो अगर मैं आपसे बोलूं पूरी सीक्वेंस की, इस पूरी सीक्वेंस की एन टर्म क्या होगी, तो न्यूमरेटर की एन टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की एन टर्म, न्यूमरेटर की एन टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की एन टर्म, हम डिवाइड करवा देंगे, और देखो बेटा हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो तीनों पार्ट्स हमारे पास हो गए, हमने के भी निकाल ली 300, हमने एन टर्म भी निकाल ली यहाँ पर, कि न्यूमरेटर की एन टर्म डिनोमिनेटर की एन टर्म अलग अलग निकाली और दोनों को आपस में कंबाइन करके लिख लिया। तो कभी भी आपको फ्रैक्शन में अलग अलग दिखाई दे सीक्वेंस, तो आप परेशान मत होइएगा, आप परेशान मत होइएगा, आप उनको सेपरेट देखकर सेपरेटली उनसे काम कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ये कुछ सवालात मैंने आपको दिखा दिए, मैं आपको और सवालात दिखाता हूँ, ताकि आप देखो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह उतना ज्यादा हमारा काम आसान होगा। नहीं नहीं, अगर डिफरेंस दोनों का जो हो रहा है वही आए लिखेंगे आप, डिफरेंस तो सेम ही लिखेंगे। ये तो इत्तेफाकन यहाँ पर 4 4 आ रहा है, बाद में आप सीक्वेंस देखेंगे उनमें यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ पर 7 का आ रहा होगा, तो ये शर्त नहीं है। बताने का मकसद ये था कि एट इन के की वैल्यू जो आ रही थी ना यहाँ पर, बस वो सेम आएगी। डिफरेंस जो है ना वो जरूरी नहीं है कि सेम आए। के टर्म देखो, इसकी के टर्म अलग आ रही है, डिनोमिनेटर की अलग आ रही है, ये अलग अलग आ सकती है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। ठीक है जी, चले आए अब और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ताकि हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ हो सकती है, हो सकती है रमीज, मतलब नाउ इट्स ऑन एग्जामिनर के आपको कितना डिफिकल्टी लेवल लेकर दे सकता है, टोटली ऑन एग्जामिनर। अच्छा, मैं एक और आपको डिफरेंट टाइप का सवाल कराता हूँ, आप बोलोगे कि सर हाँ ये तो, अब इसमें तो अब हमारा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, इसमें कोई, इसमें अब आपका कंसेप्ट लगेगा। अचानक वो अभी मैंने मार्क करा हुआ था सवाल, कह रहे here are the first four terms of the sequence, write down an expression in terms of n for the n term of the sequence। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी n टर्म निकालनी है सर, इनके दरमियान डिफरेंस देखें कितना आ रहा है ये, 4 4। सर मुबारक हो, ये तो लीनियर सीक्वेंस है। तो बेटा ये देखो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। ए की जगह मैं 7 रख रहा हूँ, वेरी फर्स्ट टर्म इज द वैल्यू ऑफ ए। सर डी की जगह क्या रखेंगे, 4। तो हमारे पास देखो भाई, ये हो जाएगा 4n+3, ये इसकी एन टर्म आ गई। ठीक है भाई, आसान सी बात थी। अब जरा सा पार्ट बी पढ़िएगा। पार्ट बी में कह रहा है
जिस तरह हम कहते हैं टी एन, इन्होंने उसको टी की जगह यू कह दिया। कह रहा है यूएन इज द एन टर्म ऑफ द अनदर सीक्वेंस। कह रहा है एक और सीक्वेंस की एन टर्म को हम यूएन से पुकार रहे हैं। ठीक है, पुकार रहे हैं भाई आप। कह रहा है ये जो फॉर्मूला नीचे है ना, हियर इज द फॉर्मूला कनेक्टिंग द एन, हियर इज द फॉर्मूला कनेक्टिंग द एन एंड एन प्लस वन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कह रहा है हम आपको एन टर्म नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं ये वो फॉर्मूला है जो कि इसकी एन और एन प्लस वन टर्म को कनेक्टिंग फॉर्मूला है ये। अगर कोई बच्चा बात को समझा होगा ना, तो उसको अंदाजा हो गया होगा कि ये बेसिकली दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है। क्या रिलेशनशिप बता रहा है? अगर आप करंट, करंट एन होती है करंट टर्म, और एन प्लस वन होती है उससे एक आगे वाली टर्म, उससे एक आगे वाली टर्म। तो वो बता रहा है अगर करंट टर्म में आप 3 मल्टीप्लाई करा दो और फिर उसमें जो आंसर है उसको 4 माइनस करा दो, तो आपके पास आगे वाली टर्म आ जाएगी, एन प्लस वन टर्म आ जाएगी। ये इन्होंने दो टर्म्स का कनेक्शन बताया है। बोले बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया। अब वो पूछ क्या रहा है? कह रहा है अगर U3 11 है, U3 11 से मतलब क्या है? थर्ड टर्म 11 है। कह रहा आप U2 और U4 निकाल के दिखा दें, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म निकाल के दिखा दें। अब देखो, अगर आप ये गौर से क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आपको लगेगा सर हमने तो लीनियर सीक्वेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्यूबिक सीक्वेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है सवाल का। इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग अगेन, चैप्टर है इसी पर। तो देखो आपके पास, मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, देखो मैं खुद से यहाँ पर n की जगह, शुरुआत के लिए मैं n की जगह 3 पुट कर रहा हूँ। अब ये आपका सवाल आएगा अभी कि सर आपको कैसे पता चला आप n की जगह 3 पुट करें? जवाब दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिएगा। मैं n की यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो ये जाएगा U4, ये U4 हो जाएगा। देखो मैं n की जगह यहाँ पर 3 पुट कर रहा हूँ, n की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा U3, ये हो जाएगा U4। मैंने n की जगह 3 क्यों पुट करा? इससे फायदा ये है बेटा कि मेरे पास U4 निकल कर आ जाएगी, एक टर्म जो मुझे पता है वो भी आ गई इस इक्वेशन में, और एक जो नहीं पता जो मालूम करनी है वो भी आ जाएगी मेरे पास। यही मेरा टारगेट है, यही ऑब्जर्वेशन है। U3 की जगह देखो मैं 11 लिख रहा हूँ, 33 माइनस 4 कितना हो गया? सही है भाई मेरी मैथ्स। U4 आ गया, टर्म 4 आ गई। अच्छा, बच्चे ने बोला सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। आओ मैं एक और काम करवा देता हूँ ना, ये देखो गौर से देखो, अगर U4 तो आ गया, अब U2 निकालना है ना। मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर लेता हूँ। मैंने n की जगह 2 पुट कर लिया, तो U3 हो जाएगा ये। अब देखो U2 निकालना है, U3 मुझे पता है 11 है, ये जाएगा 15, U2 हो जाएगा 5, U2 आ गया 5। अगर अभी भी किसी के दिमाग में बैठ रहा है कि सर अगर मैं n की जगह 4 पुट कर देता तो, 1 पुट कर देता तो भाई कर ले, अभी अभी कौन सा एग्जाम चल रहा है, कर ले अभी, लो अभी कर लेते हैं। ये देखो मैं n की जगह 4 पुट कर देता हूँ इनिशियल, ये देखो ये हो जाएगा U5। अब मजे की बात बताएं, जब आपने कर लिया तो अभी आप छोड़ दें, लेट से मैंने सवाल करवाया नहीं आपको, आप मुझे बताओ क्या मुझे U5 निकालना था या मुझे U4 निकालना था? चलो अगर मुझे U5 निकालना था, U4 पता है क्या? या अगर मुझे U4 निकालना था, U5 पता है क्या? तो आप देख रहे हो मैं n की वैल्यू ऐसी रख रहा हूं जिससे मेरा गिवन डेटा भी यूटिलाइज हो सके, और उसकी यूटिलाइजेशन से बेटा जो मेरा टर्म निकालनी है वो भी हमारे पास आ सके।
दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब ये मैं यहाँ पर रट्टा तो नहीं लगवा सकता, क्या पता वो पेपर में आपको बोल दे U5 11 है, बताओ U6 निकाल के दिखा दो, U4 निकाल के दिखा दो। तो मैं आपसे हमेशा कहूँ भाई एन की जगह आप ये रखना है इंडिया। आप ऑब्जर्वेशन देखें ना अपनी, कि मैं एक वैल्यू ऐसी रखूं, एन की एक ऐसी वैल्यू रखूं कि मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाए कि एक एक टर्म मुझे पता हो, दूसरी ना पता हो तो वो निकाल लूंगा, एक टर्म पता हो दूसरी ना पता हो तो वो निकाल लूंगा। एन की वैल्यू आपने ऐसी रखनी है। दिस इज द थॉट प्रोसेस। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें जिस तरह टेबलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, टेबल्स फॉर्म में, इस तरह रॉ की फॉर्म में इस तरह लिखे हुए होते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक, देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने आपसे बोला हुआ है कि आपके पास डायग्राम्स बनी हुई है और इस डायग्राम की एक्सप्रेशन दी हुई है, शो पैटर्न्स मेड some black beats, some white beats. Each diagram has two rows more than the previous diagram. हाँ, अगर आप प्रीवियस डायग्राम देखोगे ना, अगर इसमें 1 2 3 4 5 रोज है तो इसमें 7 रोज हैं, इसमें 9 रोज हैं, इसमें 11 रोज हैं। रोज से मतलब ये सही है ना। तो एक मतलब रॉस बढ़ रही है, 2 रॉस बढ़ रही है, दो रॉस बढ़ रही है। अच्छा भाई, का बाद आपको बोलता है डायग्राम 5 बना के दिखा दो, तो आपने बनानी सीखना, इस पैटर्न को फॉलो करना और बनानी डायग्राम। लेकिन अभी सवाल इसमें बोला हुआ है कंप्लीट टेबल फॉर डायग्राम 5। डायग्राम 5 के लिए टेबल बना के दिखा दो। तो मैंने कहा भाई देखें, टोटल नंबर ऑफ बीट्स डायग्राम 1 में 9 है, आप चाहो तो काउंट कर लो, सर पे भरोसा नहीं, काउंट कर लो। डायग्राम 2 में 16 है, डायग्राम 3 में 25 है, डायग्राम 36 है। अब डायग्राम 5 तो बनी भी नहीं है ना जो आप काउंट कर सको। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगला नंबर 7 का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पर 49 होंगी। बगैर काउंटिंग के ऑब्जर्वेशन से काम हो गया। अच्छा भाई, व्हाइट बीट्स कितनी है? मैं लाया, देखो फर्स्ट डायग्राम में व्हाइट बीट 7 है, काउंट कर लो। 2 में 10 है, 3 में 13 है, 4 में 14 है, 16 है। तो 5 डायग्राम तो बनी भी नहीं है, तो हम कैसे काउंट करें? हमने सीक्वेंस को देखो, देखो 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 16 16, 13 + 3 16। तो मतलब भाई ये तो सीक्वेंस को देखो ना, सीक्वेंस बन रही है, तो 16 + 3 कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, बच्चा देख रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बीट्स, उसमें सीक्वेंस देख रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 ऐड करें तो 6 आ रहा है, 6 के बाद 6 ऐड करें तो 12 आ रहा है। तो इसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं किसी से। 2 में 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 6 में आप 6 ऐड कर रहे हैं, 12 में फिर आप 8 ऐड कर रहे हैं, तो 20 में आप क्या ऐड करेंगे? 10। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा ब्लैक बीट्स। ऐसे ही है ना। तो आपने तो सीक्वेंस समझ गए, बिल्कुल अच्छी बात समझ गए। इस तरह मैं ये जो नंबर ऑफ ब्लैक बीट्स निकालने का ना एक और तरीका बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी ऑप्शन आपके दिमाग में जरूर बैठ जाए, कि एक और आपको तरीका आ जाए। देखो मैं होता ना आपकी जगह तो ये भी कर सकता था, टोटल में से व्हाइट को माइनस करा दो तो क्या बचेगा? ब्लैक ही बचेगा ना, दो तरह की तो बॉल्स हैं। ये तरीके में भी मुझे मसला नहीं है। अगेन सब बच्चों के दिमाग में, शायद ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही आता है, डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, मुझे इसमें भी मसला नहीं है। लेकिन बस मैं आपको एक और वे बता रहा हूँ कि बेटा अगर आप 49 - 19 करते हैं, टोटल में से व्हाइट को माइनस कर दे तो बेटा तब भी आपके पास ब्लैक का काम आ जाता, वो भी 30 आता है। 49 - 19 कितना होता है? 30 तो होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा था नेक्स्ट तरीका, ये नेक्स्ट वाला तरीका मैंने क्यों बताया?
बात से बात यहाँ पर भी सीक्वेंस नहीं बन रही होती है, जब अभी अभी आप देखो ना 4 6 8 10 रीसेंट का, बिल्कुल रीसेंट का सवाल है शायद, उसमें भी ये काम ये चीज हो रही थी। तो उसमें ये हो रहा था कि बच्चा सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा कह रहा है तो सीक्वेंस भी नहीं बन रही। जैसे ब्लैक बीट्स की ना टर्म निकालने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है सर सीक्वेंस ही नहीं बन रही थी। तो कोई बात नहीं बेटा, सीक्वेंस नहीं बन रहा, दिमाग तो चल रहा है ना, दिमाग में किस तरह करेंगे, टोटल में से व्हाइट को माइनस करेंगे ब्लैक आ जाएगा, आप इस तरह कर लें। अब कह रहे हैं राइट डाउन एन एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ बीट्स इन डायग्राम एन, व्हाइट बीट्स की, कह रहा है व्हाइट बीट्स की एन टर्म निकाल के दिखा दो। भाई टेबल में लिखी हुई हो या टेबल के बगैर लिखी हुई हो, है तो सीक्वेंस ही ना, आपको एन टर्म निकालनी है, कोई मसला वाली बात नहीं है। सारे सीक्वेंस की ये आप खुद देख रहे हो, लीनियर सीक्वेंस है। आप लिखोगे ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन, सर ए की जगह आप रख दें 7, सर डी की जगह आप लिख दें 3, बस सर ये सिंप्लीफाई करें, 7 + 3n - 3, 3n + 4, ये बेटा इसकी एन टर्म निकल कर आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ बीट्स की एन टर्म निकालनी है। अब देखो ये अगेन, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ सवाल, थोड़ा हौसला रखिएगा इस सवाल के लिए बेटा, कि आप जो ये बात कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ बीट्स की nth टर्म निकालनी है, मैं इसकी सीक्वेंस को ना जरा यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म है तो 9 है, सेकंड टर्म है तो 16 है, थर्ड टर्म है 25 है, फोर्थ टर्म है 36 है, फिफ्थ टर्म है तो 49 है। मैंने टर्म्स के दरमियान डिफरेंस देखा, 16 - 9 7 होता है, 25 - 16 9 होता है, 36 - 25 11 होता है, 49 - 36 कितना होता है बेटा, 13 होता है। सर डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। अच्छा बेटा चलो, हमने तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी पढ़ी हुई है ना बेटा, क्या पता डिफरेंस और डिफरेंस सेम आए। सर आए देख लेते हैं। 2 2 2, सही है ना। तो क्या आप में से बच्चे मुझे इसकी nth टर्म निकाल कर दिखा सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की nth टर्म निकाल के दिखा सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कंसिडरिंग मैं आपको, चलो यहाँ से ये मैं फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे दे देता हूँ। और मेरी गुजारिश बस ये है कि मैंने अगर आपको पढ़ाया है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की एन टर्म निकालना, तो आप लोग बेटा जरा मुझे इसकी एन टर्म निकाल के दिखा दें। गुड रमीज, समझ गया। अब आप मुझे इसकी एन टर्म निकाल के दिखा दें, इस सीक्वेंस की बस एन टर्म आपने निकाल के दिखानी है मुझे बस, फिर हम बात करेंगे आपसे। सिवाय रमीज के सब ने आंसर करा है, विच इज एब्सोल्युटली राइट, विच इज एब्सोल्युटली राइट। सिवाय रमीज के सबने आंसर करा है। अच्छा, जो हमारे रमीज भाई हैं उन्होंने आंसर ये करा है कि सर इसका आंसर होना चाहिए था n + 2 का होल स्क्वायर। और मजे की बात है, ये भी आंसर सही है। जिन बच्चों ने आंसर ये निकाले ना, उनको पता होगा ये बन रहा है a² + 2ab + b² बन रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना, बात बिल्कुल एक ही है, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं। अब मसला ये कि ये जो रमीज भाई हैं, इन्होंने कैसे इन्होंने कैसे ये काम n + 2 का होल स्क्वायर निकाल दिया? क्या इन्होंने भी यही तरीका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया होगा? मुझे नहीं पता वैसे इन्होंने कैसे करा।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रमीज भाई ने करा क्या, रमीज भाई ने बोला कि सर अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, फर्स्ट टर्मिंग है, डायग्राम नंबर 1 है, तो सर यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। डायग्राम नंबर 2 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। किसी और कलर से लिख देता हूं मैं। 1 है तो 3 का स्क्वायर है, 2 है तो 4 का स्क्वायर है, 3 है तो 5 का स्क्वायर है, 4 है तो 6 का स्क्वायर है, 5 है तो 7 का स्क्वायर है। बिल्कुल सही। तो देखो रिलेशनशिप हमने देख लिया कि टर्म टर्म नंबर का और टर्म की वैल्यू का एक रिलेशनशिप है कि जो टर्म नंबर है जो टर्म नंबर है जो टर्म नंबर है उससे एक ज्यादा का स्क्वायर, दो ज्यादा का स्क्वायर हो रहा है। टर्म नंबर 1 है तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर, 2 है तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर है, 3 है तो 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर है, 4 है तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर है, 5 है तो 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर है। तो बेटा अगर n है तो, अगर n टर्म होगी तो, n डायग्राम होगी तो ये जाएगा n प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ दिस इज द अनदर वे टू फाइंड आउट द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। क्या सबको ये बात क्लियर है बेटा? कोई ऐसा बच्चा इसको बात नहीं क्लियर हो? तो ये तो बेटा आपके पास ऑब्जर्वेशन से काम करा गया है, वरना मैंने आपको बता दिया कि बेटा फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जिस बच्चे ने फॉर्मूले से काम कराया मैंने आप ही से फॉर्मूले से काम करवाया है। तो अगर आप फॉर्मूले से काम कर रहे हैं तो मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है और मैंने उससे भी काम करवा के दिखा दिया। अब आपके पास आ गया n प्लस 2 का होल स्क्वायर, टोटल 20 की n टर्म आ गई आपके पास, वाइट भी की n टर्म्स आ गई। मैं दोनों को यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये इनके सामने सामने लिख दिया मैंने। अब वो कह रहा है फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स। कह रहा है ब्लैक बीड्स के आप नंबर ऑफ टर्म निकाल के दिखा दें, n टर्म निकाल के दिखा दें। तो देखो अगर आप ब्लैक बीट को भी गौर से देखो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, मैंने इसका डिफरेंस निकाला हुआ है 4 6 8 10 आ रहा है। आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे ना, डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे तो बेटा 2 आएगा। ये देखो डिफरेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, 6 माइनस 4 2 आ रहा है, 8 माइनस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 माइनस 8 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस 2 आ रहा है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। आप फॉर्मुला अप्लाई करने पे लग जाओगे। मैंने जो आपको दूसरा काम बताया था ना कि बेटा आप देखो टोटल में से व्हाइट को माइनस कर दो तो ब्लैक आ जाएगा। देखो बेटा ये इस वजह से मैं ऑब्जर्वेशन दिखा रहा था आपको कि इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं जो लग रहा है आपको। टोटल की n प्लस टू एन टर्म में से माइनस कर दें व्हाइट की एन टर्म, तो बेटा आपके पास ब्लैक की एन टर्म आ जाएगी। देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई कराया, ये जगह एन स्क्वायर प्लस एन, आप एन स्क्वायर प्लस एन लिख दें या इसमें कॉमन लिखकर एन इंटू एन प्लस वन लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये जो मैं आपको माइनस वाली कहानी बता रहा था ना, इस तरह से बता रहा था क्या आप देखो मैंने टोटल नंबर ऑफ बीट्स की एन टर्म के लिए भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बचना सिखा दिया आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एन टर्म उससे बचा लिया आपको, और ब्लैक बीट में भी एन टर्म के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए
के लिए मैंने आपको उससे भी बचा लिया, लेकिन कैसे बचेंगे आप इससे? ऑब्जर्वेशन से। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर मैं तो फॉर्मूले से करूंगा। अगेन मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अपनी इस क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम भी दिखाऊं मैं आपको, कि आप सिर्फ फॉर्मूला रट के ना जाएं, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस्ड काम भी चेक जरूर करें। ठीक है ना? दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। पेपर 2 से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपके पास पैटर्न 1 में कितने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर्स आर यूज्ड टू मेक पैटर्न्स एज शोन अबव। पैटर्न 1 में 6 काउंटर्स हैं लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ काउंटर्स नीडेड टू मेक ईच पैटर्न फ्रॉम दिस सीक्वेंस। तो देखो पैटर्न 1 में 6 काउंटर्स हैं। पैटर्न 2 में देखो कितने काउंट करने पड़ेंगे यहाँ पर। पैटर्न 2 में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए। मुझे लग रहा है पैटर्न 3 में 14 होंगे, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखा 14 निकल कर आए। डिफरेंस लग रहा था मुझे सेम होगा। तो पैटर्न 4 में कितने होंगे? सर पैटर्न 4 में हो जाएंगे, बगैर बनाए हम बता रहे हैं, बगैर उसके काम बता रहे हैं, 18 हो जाएंगे। कह रहा द नंबर ऑफ काउंटर्स नीडेड टू मेक पैटर्न n इज an प्लस 2। चलो भाई उन्होंने बता दिया कि भाई आपके पास n टर्म बता दी कि किसी भी पैटर्न में नंबर ऑफ काउंटर्स कितने होंगे, उसके लिए n टर्म आ गई हमारे पास n प्लस 2। नंबर ऑफ काउंटर्स यानी 6 10 14। पैटर्न 1 में 6 काउंटर्स हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, ये n टर्म इन्होंने निकाली हुई है, हमारे सर ने भी, हमें लीनियर सीक्वेंस है ये, इनके दरमियान डिफरेंस 4 4 का है। हमारे सर ने भी इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 4 का है, डिफरेंस कॉमन है। सर ने भी हमें बताया हुआ a प्लस डी इंटू एन माइनस वन फॉर्मूला होता है। a की जगह 6, d की जगह मैंने 4 पुट करा, सिंप्लीफाई करवाया मैंने, ये 4n प्लस 2 हो गया। उनका an प्लस 2 आ रहा है और मेरा 4n प्लस 2 आ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा चैट पे सर क्या होगी a की वैल्यू? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a? अयास ओबीएस पे बेटा मैसेज करेगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a? इधर मेरी n टर्म आ रही है 4n प्लस 2, उनकी आ रही है an प्लस 2। तो देखो कंपैरिजन करने के बाद a की वैल्यू आ रही है बेटा यहाँ पर 4 आ रही है। वेरी गुड। नाउ दे आर आस्किंग यू, नाउ दे आर आस्किंग यू अयाज ओबीएस जहां लिखा हो, अयाज ओबीएस। अच्छा अब अगर पार्ट सी की बात की जाए, उसने बोला भाई मेरे पास है 500 काउंटर्स, सही है ना? बोला भाई हमारे पास है 500 काउंटर्स। she use as many of these counters as she can to make one pattern। कह रहा उसको एक पैटर्न बनाना है और मैक्सिमम काउंटर्स यूज कर सकती है वो। जैसे मिसाल देता हूं आपको, मेरे पास 7 काउंटर्स हैं, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में 7 काउंटर्स हैं, तो मैं पैटर्न नंबर 1 ही बना सकता हूं जिसमें 6 काउंटर्स हैं। एक ही पैटर्न बन सकता है 6 काउंटर्स वाला, अगर मैं इस सीक्वेंस के मुताबिक चलूं तो। लेट्स से मेरे पास 12 काउंटर्स हैं, तो मैं पैटर्न 2 ही बना सकता हूं, क्योंकि पैटर्न 2 में 10 काउंटर्स चाहिए होते हैं। अगर मेरे पास 13 काउंटर्स हैं, तो इससे भी मैक्सिमम मैं पैटर्न 2 ही बना सकता हूं। मैक्सिमम जो बना सकता हूं पैटर्न 2 बना सकता हूं, पैटर्न 1 भी बन सकता है, लेकिन हाईएस्ट
पैटर्न नंबर मुझे अगर बनाना है तो वो 2 बन सकता है। अगर मेरे पास 15 काउंटर्स हैं तो हाईएस्ट पैटर्न नंबर 3 बन सकता है। एक बच जाएगा पैटर्न काउंटर मेरा। 15 काउंटर में पैटर्न 3 में 14 काउंटर्स लगते हैं, एक काउंटर मेरा बच जाएगा, लेकिन पैटर्न 3 बन जाएगा, इतना मुझे पता है। तो उसने ये बोला, कह रहे भाई 500 काउंटर्स हैं, मैक्सिमम she use as many of these counters as she can to make one pattern। कह रहा है एक ही पैटर्न बनाना है, कितने काउंटर यूज हो जाएंगे मैक्सिमम इस सीक्वेंस के मुताबिक। तो गिवन दैट दिस पैटर्न इज m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कह रहा है वो पैटर्न नंबर बता दें कौन सा होगा। तो मैंने देखिए 4n+2 जो हमने टर्म निकाली है, n टर्म, ये 4n+2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ काउंटर्स को। n किया 1 रखोगे फर्स्ट पैटर्न के काउंटर्स आ जाएंगे, n किया 2 रखोगे सेकंड काउंटर के सेकंड पैटर्न काउंटर्स आ जाएंगे। तो मैंने ये 4n+2 नंबर ऑफ काउंटर्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास 500 है, हमने उससे इक्वेट कर दिया और n की जगह m रख दिया। m पोजीशन है ना, पैटर्न नंबर है, पोजीशन कह लो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 498। नाउ इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड 498 बाय 4, तो 498 डिवाइड बाय 4 का आंसर क्या आ रहा है सर? 498 डिवाइड बाय 4, ये देखो 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 8, बना के कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 4 जा 16, 124.5 बन जाएगा। ये बन जाएगा 124.5। अब मसला कुछ ये है कि पैटर्न नंबर या टर्म नंबर या पैटर्न नंबर तो डेसिमल में हो ही सकता। तो सर इसको क्या राउंड ऑफ करके 125 कर दें? नहीं बेटा, राउंड ऑफ करके 125 नहीं करेंगे। सर देखें 124 के आगे 5 लिखा हुआ है, अगर आपको उसको इंटीजर बनाना है तो सर 4 के बाद 5 लिखा हुआ है, आप इसको राउंड ऑफ करें, ये 126 125 बन जाएगा। ये मेरा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। देखो ये सवाल प्रैक्टिकल एग्जांपल से, मेरा मैक्सिमम पैटर्न नंबर 124 बन जाएगा। 125 में तो बेटा मुझे काउंटर्स फिर ज्यादा चाहिए होंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूं m की, फिर मुझे ज्यादा काउंटर चाहिए होंगे। इसमें तो 124 अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो इसमें इस बात की गुंजाइश है कि कुछ काउंटर्स बच जाएंगे, जिसकी टेंशन नहीं है हमें। टेंशन तो तब होगी ना जब ज्यादा काउंटर्स चाहिए होंगे, और वो है नहीं हमारे पास। तो मैंने n की जगह 124 रखा। अगर आप गौर से देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो मैंने m की जगह 124 रखता हूँ, ये 4n+2 है ना ये। बेटा देखो मैं n की जगह 124 रखता हूँ। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 124 करें प्लस 2 करें। आप मुझे बताएं क्या आपके पास आंसर 500 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 मल्टीप्लाई बाय 124, 496 प्लस 2 498 हो गया। तो 124 पैटर्न नंबर 124 पर 498 काउंटर्स का एक पैटर्न नंबर बन जाएगा। अगर मैं n की जगह 125 रख दूंगा तो बेटा काउंटर ज्यादा लग जाएंगे, और मेरे पास 500 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब अगला पार्ट देखो, मैंने ये निकाला तो उसने अगले ये निकाला, उसकी वजह दो थी। एक तो आपको समझाना भी था, दूसरी ये थी पार्ट 2 में बोला हाउ मेनी काउंटर्स आर नॉट यूज। 500 काउंटर से 498 यूज हो गए, कितने यूज नहीं हुए? 2। बस ये बात बतानी थी। ठीक है जी। तो इस तरह भी सवाल आ जाते हैं आपके पास। ये सवाल देखें, दो स्पिनर्स हैं, एक स्पिनर एक्स है, एक स्पिनर वाई है।
कह रहा है इन अ गेम व्हेन इट्स मैरीज टर्न शी स्पिन ईच ऑफ दीस फेयर स्पिनर्स वंस। कह रहा है गेम पे है मैरी जो ना वो दोनों स्पिनर को एक दफा स्पिन करती है। मतलब अच्छा, मैरी स्कोर फॉर द टर्न इज वर्क आउट यूजिंग द फॉर्मूला एक्स एम प्लस वाई एन। कह रहा है मैरी जब उसको मतलब इन दोनों को स्पिनर को स्पिन करती है उसके बाद जो आंसर उसका स्कोर बनता है वो इस फॉर्मूले से बनता है। अब इस फॉर्मूले का हमारे स्पिनर से क्या कनेक्शन है उधर देख लेते हैं आगे। मेरे को कनेक्शन बता रहा है एक्स इज द नंबर ऑन स्पिनर एक्स एंड वाई इज द स्पिनर ऑन स्पिनर वाई। कह रहा है एक्स में जो एक्स स्पिनर में जो वैल्यू आती है ना उसको एक्स कह रहे हैं, स्मॉल एक्स कह रहे हैं, और स्पिनर वाई में जो आपकी वैल्यू आती है स्पिन करने के बाद उसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ठीक है भाई, कोई मसला वाली बात नहीं है। अब यहां पर बेटा वो आपसे बोल रहा है ये देखो, अगर उसकी एक्स की वैल्यू 5 आई है और वाई की वैल्यू -4 आई है ना, तो अभी मैं फॉर्मूले को नहीं देख रहा, मैं आपको डायरेक्ट उसका स्कोर बता रहा हूँ 37 आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है अभी आप ये मत सोचें, बस आप ये देखें 5 पर एक्स की वैल्यू 5 पर वाई की वैल्यू -4 आ रही है तो उन्होंने स्कोर बता दिया 37। अभी कैसे आ रहा है उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूले से कनेक्ट ही नहीं करा उनके दिए हुए फॉर्मूले से, बस जो वो बता रहे हैं मैं उसको तस्लीम कर रहा हूँ। बोला अगर एक्स की वैल्यू 7 आएगी वाई की वैल्यू -4 आएगी तो 47 बनेगा ये। मेरा ठीक है भाई, जैसी आप कहें, जो आप कहें, मान लिया हमने आपकी बात। अब वो क्या कह रहा है आपसे, देखो वो बोला द डायग्राम शोज 7 ऑन स्पिनर एक्स एंड -1 ऑन स्पिनर वाई। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, स्पिनर एक्स पे 7, वाई पे -1। use the formula using the formula the score for this turn is 7m minus n is 38। देखो वो समझा भी रहा है आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको पेपर देकर फारिग छोड़ दिया आपको, देखो समझा रहा है आपको। कह रहा है ये जो फॉर्मूला है ना स्कोर कैलकुलेट करने का, आप एक्स की जगह 7 पुट करें, वाई की जगह -1 पुट करें, तो स्कोर बन रहा है 38। दिस इज दी स्कोर 7m minus 38 और टेबल में दिया हुआ 38। तो देखो ये आपस में इक्वेट हो रहा है, देखो 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों को आपस में इक्वेट करके इसने पूरा एक्सप्लेनेशन जो दी मैंने भी निकाल के देख लिया, हाँ भाई ऐसे ही हो रहा है। हमारा स्कोर एम और एन की फॉर्म में आ रहा है, उनका 38 है टेबल में, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, हमारा भी हो गया। कह रहा आप इसी तरह 7m + 3n का आंसर निकाल के दिखा दें, यानी x में 7 हो और y में 3 हो, तो बेटा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 26 आ रहा है, तो दिस वन इज 26 है। ठीक है जी। अब आपसे बोला है भाई जरा m और n निकाल के दिखा दें, तो देखो m और n निकालने के लिए m और n दो अननोन कांस्टेंट है, इसके लिए दो इक्वेशन का होना जरूरी है। ये देखो एक इक्वेशन उसने दी हुई है, एक इक्वेशन मैंने बनवा ली थी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और m और n निकाल दो। यू नो हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियसली, मैं एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं इक्वेशन को, तो +7m -7m कैंसिल, ये बन गया -4n, 38 -26 is 12 and the value of n is going to be -3 here। n की वैल्यू -3 आप इन दोनों में से किसी क्वेश्चन में पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, लेट्स से मैं इधर रख देता हूं यहां पर, n n की जगह -3 पुट कर दिया मैंने यहां पर, ये 35 हो गया, ये 5 आ गया। यानी अगर मैं फॉर्मूला अगर मैं रख दूं m और n की जगह, तो ये देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, x इंटू m y इंटू n, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को जरा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो 5x - 3y। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू बेटा हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं,
फॉर्मूला एक्स स्पिनर में जो वैल्यू आएगी यहाँ पर रखेंगे, वाई स्पिनर में जो वैल्यू होगी यहाँ पर रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे अपना। मुझे यहां तक की बात में किसी को मसला है तो मुझे बता। पार्ट डी में दे आर आस्किंग यू फॉर द वैल्यू ऑफ पी, कह रहा है पी की वैल्यू मालूम करके दिखा दो। अब पी तो एक्स का एक स्कोर है, स्पिनर एक्स का एक स्कोर है। अच्छा, मेरे पास स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका है 5x - 3y, यही ऑप्शन है मेरे पास, ये स्कोर, इससे स्कोर आएगा। मैंने स्कोर में एक्स की वैल्यू वो लो जिसमें स्कोर कैलकुलेट करेंगे इसमें एक्स पी आ रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यू पी है तो वाई की वैल्यू -4 होगी तो आपका स्कोर 97 बनेगा। एक्स की वैल्यू पी है, वाई की वैल्यू -1 होगी तो आपका स्कोर 88 बनेगा। एक्स की वैल्यू पी है, वाई की वैल्यू 3 होगी तो आपका स्कोर 76 बनेगा। एक्स की वैल्यू पी है, वाई की वैल्यू 4 होगी तो 73 बनेगा स्कोर। तो कोई एक को पिक कर लो, किसी एक को पिक कर लो। कैसे मैं सर, किसी एक को किस तरह पिक करें? लेट से मैं पिक कर लेता हूं एक्स की वैल्यू पी और वाई की वैल्यू 4, इससे स्कोर बनेगा 73। आप कोई और पिक कर लें इन चार में से, कोई मसला नहीं है। अब देखो इसमें से भी एक ही अननोन है विच इज पी, -3 मतलब 4 -12, 73 + 12 85, पी की वैल्यू 17 आ गई। तो अगेन आप मुझे बता दें अगर यहाँ पर आपने कोई सीक्वेंस का कोई टर्म फॉर्मूला इस्तेमाल करा हो, पर इस तरह की क्वेश्चंस बेटा आपके पास आ जाते हैं जिसमें आपको डिफरेंट वे में काम करना पड़ जाता है। नहीं, अक्टूबर नवंबर 2014 है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक सवाल मैं करवाना चाह रहा था। इस सवाल में तो भाई वो आपसे लेंदी क्वेश्चन, बट इस सवाल में तो आपसे वो खुद कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन से काम करें। खुद कहेगा आपसे, एक तो आप कहेंगे ना, इस सवाल में आपसे खुद कहेगा। इस सवाल के बाद मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिसने इस सवाल को और समझागा ना वो इस इंपॉर्टेंट चीज को समझ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस इस सवाल के बाद बता दूंगा मैं। देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर पैटर्न 1 है, पैटर्न 2 है। पैटर्न 1 में भी आप देख रहे हो देयर आर टाइल्स, वो टाइल्स कह रहा है वो ग्रे टाइल्स हैं, व्हाइट टाइल्स हैं। तो अगर पैटर्न 1 में अगर आप ग्रे टाइल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी देखो 10 लिखा हुआ है। और व्हाइट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 लिखा हुआ, सॉरी 10 है, मेरी भी 10 आ रही है। टोटल हो गई 20, 10 + 10 20 हो गई। बहुत अच्छी बात होगी सर। पैटर्न 2 में और पैटर्न 3 पैटर्न 4 में भी ऐसे चल रहा है। तो पैटर्न 4 में देख रहे हो कह रहा है कंप्लीट डायग्राम ऑफ पैटर्न 4। पहला डायग्राम में पैटर्न 4 को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। अब क्या करें, ये देखो डायग्राम 4 को कंप्लीट किस तरह करेंगे। मैं भी ग्रे कलर का वो ले लूं शेड, ये देखें यहाँ पर एक ग्रे शेड है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ पर देखो 4 हो जाएंगे। तो आपने प्रॉपर शेड करना है। 4 हो गए। और बीच वाला बेटा ये जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास पैटर्न 4 हो गया। उनके मुताबिक हमने पूरा पैटर्न 4 इसी तरह बना दिया क्योंकि बीच में देखो हर दफा 6 ही है, यहाँ पर 6 टाइल्स गिर रहे हैं। अच्छा सर, बहुत आसान सी बात थी। पैटर्न 1 में ग्रे टाइल्स 10 है, फिर 2 में 14 है, 3 में 18 है। तो बगैर मेरे ख्याल से बगैर ऊपर काउंट करे हुए आप बता सकते हो सर पैटर्न 4 में होंगे 22 और सर पैटर्न 4 5 में होंगे 26। अब देखो व्हाइट टाइल्स में आप मुश्किल पड़ जाएगी थोड़ी सी। चेक करो, देखो थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? 10 के बाद 28, 20 के बाद 54।
मैंने बोला मैं इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं इतना, मैंने 110 में से 22 माइनस करा दिया, टोटल में से ग्रे को माइनस कराओगे वाइट आ जाएगा, तो 110 माइनस 22 88 हो जाएगा। फिर 156 माइनस 26 130 हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस, तो मेरे पास ये आ गया। मैंने कोई पैटर्न की तलाश ही नहीं करी। इस वक्त के लिए मैं आपसे कह रहा था कि बेटा आपने ये भी सोच के जवाब देना है। फिर वो आपसे कह रहा है भाई फाइंड एक्सपेंशन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स इन द पैटर्न एन। नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स का कहां है हमारे पास, ये रहा। अब ग्रे टाइल्स तो है ही लीनियर सीक्वेंस, तो मेरे ख्याल से आप इसकी आराम से एन टर्म निकाल लोगे। मैं देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि आप ये ना बोले, बल्कि आप ये बोलें कि सर ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, मैं समझा ही नहीं। तो आप ये बोले, क्योंकि कब से यही तो काम कर रहा हूँ। 4n+6 हो जाएगी। एक बच्चे ने तो निकाल के भी बता दी कौन था। 4n+6 है, शायद माइनस तुमसे गलती से लग गया हो। बेटा 156 माइनस 26 तो 130 हो जाएगा ना। टोटल में से ग्रे को माइनस करोगे तो बच क्या जाएगा, व्हाइट बच जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात। पैटर्न एक्स हैज 110 ग्रे टाइल्स। कह रहा है एक पैटर्न एक्स है, उसमें ग्रे टाइल्स 110 हैं। कह रहा है एक्स निकाल के दिखा दो। मैं ये तो रिप्रेजेंट ही ये कर रहा है 4n+6 नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स, नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स। मैंने एन की जगह एक्स दिया, एक्स रिप्रेजेंट द पैटर्न नंबर। इसको 110 से इक्वेट करा, 4x इक्वल टू 104 हो गया, और x की वैल्यू 26 आ गई। तो 26 पैटर्न नंबर पर 104 टाइल्स होंगे। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। मैं इस पार्ट को ऊपर कॉपी कर रहा हूँ ताकि दिखा सकूं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं है ये, जी बस ये 3 पार्ट्स रह गए इसके, थोड़ा सा लेंदी है बस ये, इसी एंड पर है अब सवाल। देखो बेटा ये कह रहा है by considering the number of tiles along the outer edges of each pattern। कह रहा है हर पैटर्न के आउटर एजेस पे नंबर ऑफ टाइल्स को देखें। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर मैं बल्कि लिख देता हूँ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। टाइल्स की काउंट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर 8 है। काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने काउंटिंग कर ली। यहाँ पर कितने होंगे ये भी अब पता चल गया, 11 होगा, और यहाँ पर होगा 10। हमें काउंट कर लिया मैंने टाइल्स को। कह रहा आपने काउंट कर लिया आउटर एजेस में, मैंने हाँ ठीक है। कह रहा शो दैट द नंबर ऑफ टाइल्स इन द पैटर्न n इज 4n² + 10n+6। कह रहा टोटल नंबर, देखो एक तो आप इस सीक्वेंस को देखते हुए ना, आप इसकी कोई निकालो, कोई मंतक निकालो, कोई सीक्वेंस फॉर्मूला निकालो, और आप इस तरीके से इसकी एन टर्म निकाल लो। इसमें नहीं, आपने ऐसे नहीं निकालना, आपने आउटर एजेस को ऑब्जर्व करना है। आउटर एजेस को ऑब्जर्व करना है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। कह रहा आप ऑर्डर एजेस को ऑब्जर्व करो। मैं ठीक है, मैं ऑर्डर एजेस को ऑब्जर्व कर लेता हूँ। मैंने देख लिया भाई, एक जगह 8 लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 10 है।
अगर मैं आउटर एजेस में सिर्फ ये आउटर एजेस को ऑब्जर्व करूं तो बेटा ये हमारे पास एक लीनियर सीक्वेंस बन रही है, और इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये भी आपके पास लीनियर सीक्वेंस बन रही है। तो मैं इस आउटर एज की लीनियर सीक्वेंस की एनर टर्म निकालूंगा और इसकी एनर टर्म निकालूंगा। फिर एक और बात आप ये देखो, अगर आपको टोटल टाइल्स निकालने हैं तो आप 5 4 तक करो, देखो ये 20 हो जाएगा, 20 टाइल्स आ रहे हैं टोटल। 6 7 42 टाइल्स आ रहे हैं, 8 9 72 टाइल्स आ रहे हैं, 10 11 110 टाइल्स आ रहे हैं टोटल। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराऊं तो टोटल टाइल्स आ जाएंगी। तो भाई इनकी एन टर्म को भी आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो टोटल टाइल्स की एन टर्म आ जाएगी। फिर इनकी एन टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करा दें, इसकी एन टर्म्स और इसकी एन टर्म, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो टोटल टाइल्स की एन टर्म आ जाएगी आपके पास। तो देखो जो ऊपर एज था उसकी एन टर्म मैं निकाल रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि लीनियर सीक्वेंस है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं 2n+2, और यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं 2n+3। इसकी एन टर्म 2n+3 आ रही है और बेटा इनकी एन टर्म 2n+2 आ रही है। मैं डायरेक्ट लिख दी मैंने ये बात, आप निकाल लीजिएगा। अब बेटा दोनों की एन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ये देखो दोनों की एन टर्म को देखो बेटा मैंने आपस में, ये मैंने ऊपर वर्किंग भी करी हुई है, दोनों की एन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कराया। 2n मल्टीप्लाई 2n 4n स्क्वायर हो गया, 2n मल्टीप्लाई 3 6n हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4n हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, 4n स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 हमारे पास बेटा एन टर्म आ गई किसकी, बेटा ये मेरे पास एन टर्म आ गई जो वो चाह रहा था। देखो ये तो वो चाह रहा था कि आपने एन टर्म निकालनी है और ये चाहिए और ये रिप्रेजेंट करे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स को। मल्टीप्लाई क्यों करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा ना। 5 4 20 आ रहा है, 6 7 42 आ रहा है, उससे टोटल नंबर आ रहे हैं, तो एन टर्म को भी आपस में मल्टीप्लाई करा दिया ताकि टोटल नंबर आ जाए। अब बड़े बेसिक सवाल, hence find the expression in terms of n for the number of white tiles। टोटल टाइल्स की एन टर्म पर आपको पता है सवाल में दी हुई है, अगर आपसे नहीं भी निकल पाए तो सवाल में तो दी हुई है ना 4n² प्लस 10n प्लस 6। टोटल में से ग्रे को माइनस कर दो तो व्हाइट की एन टर्म आ जाएगी। ये देखो टोटल में से ग्रे को, टोटल में से ग्रे को माइनस कर देंगे तो बेटा ये देखो आपके पास 4n² प्लस 6n, 4n² प्लस 6n, बेटा व्हाइट की एन टर्म निकल कर आ गई। कॉमन ना लें बेशक, बस को 4n² प्लस 6n लिखने कोई मसला नहीं है। फिर आखिरी पार्ट में आपसे कह रहा है इन पैटर्न P द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स, फाइंड P। अब ये तो एक कंडीशन गिवन है ना, कह रहा है पैटर्न P में टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स। तो पैटर्न P क्या होगा, पैटर्न P तो ये होगा बेटा कि टोटल में भी आप n की जगह P पुट कर दें, ये पैटर्न P की टोटल टर्म्स आ गई, और ग्रे में भी आप n की जगह P पुट कर दें, पैटर्न P की ग्रे टाइल्स आ गई। ये टोटल टाइल्स पीरियड टर्म, ये ग्रे टाइल्स की पीरियड टर्म, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, टोटल टाइल इज 8 टाइम्स द ग्रे टाइल्स, 8 मल्टीप्लाई बाय ग्रे टाइल्स। तो देखो मैंने पीरियड टर्म की जो रिलेशनशिप इन्होंने दिया हुआ था पीरियड टर्म का, उनको आपस में यहाँ पर रख लिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 हो गया, 8 6 48 हो गया, सिंप्लीफाई करवाया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें से 4 कॉमन 2 कॉमन आ रहा था वो निकाल लिया, मिरर नंबर करी पी की वैल्यू -c/2 और 7 आ रही है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा पैटर्न नंबर, हमें पैटर्न नंबर नेगेटिव में हो नहीं सकता बल्कि फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, तो इसमें तो दोनों ही चीजें हैं, तो हम पी की वैल्यू बेटा सिर्फ 7 कंसिडर करेंगे और कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कंसिडर करेंगे, चाहे एक आती चाहे दो आती, हम उसी को कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल टाइल्स पीरियड टर्म इज 8 टाइम्स द ग्रे टाइल्स, बस ये रखा है रिलेशनशिप में और अपना आंसर निकाल लिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द सीक्वेंस चैप्टर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।